साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गज़ल के अगले ऐप पर आज हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में, और उस गज़ल के ऐप का यानी काव्य दोष जो हिंदी में बोला मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने उसको, तो उस काव्य दोष पर हम चर्चा करेंगे और उसका नाम है आज शेर बेमानी हो जाना या शेर बेमानी होने का दोष। कभी कभी ये होता है कि जब हम शेर कहते हैं तो शेर कहने में वाक्य विन्यास हम ठीक नहीं कर पाते। जब वाक्य विन्यास ठीक नहीं होता तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी उसका अर्थ अनर्थ नहीं होता बल्कि अर्थ ही गायब हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि पदच्युति दोष आने से अर्थ का अनर्थ होता है, लेकिन ये शेर बेमानी होने का दोष को हिंदी में अर्थच्युति दोष भी कह सकते हैं, जिसमें अर्थ गायब हो जाता है। अर्थ मिलता ही नहीं है कि क्या कह रहा है सामने वाला। ठीक है कि शेर तो कह दिया लेकिन शेर में बात निकल के नहीं आई, तो उसमें ये ऐब की वजह से नहीं निकल के आती। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो मेरे गुरुदेव ने इसका उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? पहले गलत क्या है वो बताते हैं, फिर उन्होंने उसको सही किया है तो क्या दोष कैसे सही होगा इसके बारे में बताया है। तो क्या बताया उन्होंने कि धूप का पहला सफ़र अब तय हुआ। मिश्रसानी है शेर का कि धूप का पहला सफ़र अब तय हुआ, बैठना है सातवें के सामने। अब धूप का पहला सफ़र तो तय हुआ, समझ आ गई, लेकिन बैठना है सातवें के सामने ये बात समझ नहीं आ रही। और दो मिसरा उला और मिसरा सानी में रब्त नहीं है, संबंध नहीं है, कोई बात ही स्पष्ट नहीं हो पा रही कि अर्थ क्या है इसका। शेर तो पूरा है, बहर ठीक है, और तुकांत और ये काफ़िए ये सब सही से इसका निर्वाह हो रहा है, लेकिन अर्थ क्लियर नहीं है, अर्थ गायब है। इसलिए इसमें क्या है? शेर बेमानी हो जाने का दोष है, यानी अर्थच्युति दोष। अब इसको उन्होंने ठीक किया समझाने के लिए। क्या? इस तरह से कि धूप का पहला सफ़र तो तय हुआ, धूप का पहला सफ़र तो तय हुआ, दूसरा उसका सफ़र है दोपहर। अब ये बात बिल्कुल क्लियर आ गई कि धूप का पहला सफ़र अब तय हो चुका है, लेकिन दोपहर जो है उसका धूप का दूसरा सफ़र है। तो ये अर्थ आ गया इसमें। पहले के हिसाब से अर्थ नहीं था, लेकिन उस शेर को थोड़ा हेर फेर किया तो अर्थ आ गया, स्पष्ट हो गया कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। और स्पष्ट करता हूँ, मैंने अपने एक शेर में कहा, मैंने कहा भूख लगते ही हमें लकड़ी मिली, भूख लगते ही हमें लकड़ी मिली, रोटियां कैसे बनेंगी दोस्तों। अब ये बात समझ नहीं आ रही, अर्थ गायब है इसमें कि भूख लगते ही हमें लकड़ी मिली, रोटियां कैसे बनेंगी दोस्तों। तो इसको इस तरह से मैंने दुरुस्त किया। क्या? कि भूख है तो रोटियां भी चाहिए, भूख है तो रोटियां भी चाहिए, लकड़ियां ढूंढो जलाने के लिए, क्योंकि लकड़ियां जलेंगी तो रोटी बनेगी। तो अर्थ इसमें आ गया, स्पष्ट हो गया। ठीक है ना? तो इसको ऐब अगर इस तरह से आता है तो सोचकर इस तरह से हम दूर भी कर सकते हैं कि ताकि अर्थ आ जाए शेर के अंदर, अर्थ गायब ना हो। अर्थ गायब हो गया तो उसमें ऐब आ जाएगा, तो ऐब आ जाएगा, बेमानी का उसमें दोष आ जाएगा। तो अर्थ जो बेमानी का दोष है उस शेर में वो गायब करना होगा मैं। तो इस तरह से भी तख्ती कीजिएगा, इस तरह से भी सोचिएगा। गज़ल कहने के बाद, गज़ल के शेर कह दें, शेर कहने के बाद एक बार सरसरी तौर पे फिर देख लें, फिर उसके बाद बारीक तौर पे भी देख लें कि क्या व्याकरणिक दृष्टि से हमारे गज़ल का शेर जो हमने कहा है वो दुरुस्त है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं ही समझ रहा हूँ, सामने वाला इस बात को समझ नहीं रहा कि शेर में कहा क्या गया है, इसका अर्थ क्या है। तो उस अर्थ को भी बनाए रखना है, उसकी जिम्मेदारी भी हम अदीबों पर होती है, लिखने वाले पर होती है। तो बस इसका ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ें ऐब दूर करना खुद सीख गए तो गज़ल कहने में आप माहिर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि फिर आपकी गज़ल को कोई काटने वाला नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान है, जितना ज़्यादा अर्जित किया जाए कर लीजिए, और ये ज्ञान का सागर है, इसमें जितना डूबा जाए डूब लीजिए, क्योंकि ज्ञान अथाह है, ज्ञान की कोई थाह नहीं होती। बड़े बड़े शायर भी जो हैं वो भी अपने आप को अधूरे मानते रहे, क्योंकि ज्ञान पूरा कभी किसी को मिलता नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके इस कोशिश में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है? तो इस ऐब को भी दूर करने की जिम्मेदारी लिखने वाले पर है, ताकि आपका लिखा हुआ सामने वाले को साफ साफ समझ आ सके। इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। ठीक है? तो आज इतना ही। अगली बार एक नए ऐप पर या नए किसी
विधा पर हम चर्चा करेंगे कविता की पाठशाला में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।